हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BCOC 138 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सो अगर आपने हमारे अभी तक गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। जिसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपना सर्च कोड पे जा करके अपना सब्जेक्ट कोड सर्च करना है, जैसे BCOC 138, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। और इस तरह से हमसे गेस्ट पेपर परचेज करके अपने प्रिपरेशन को आप और बेहतर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अब हम अपने सेशन के ऊपर आते हैं। आज का सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेज ऑफ मटेरियल्स। सो क्या यहाँ पे स्टेप्स होते हैं जो किसी भी मटेरियल्स के परचेज में इन्वॉल्व होते हैं। सो द परचेज ऑफ मटेरियल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एवरी बिजनेस। इट इंश्योर्स दैट द राइट मटेरियल्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, इन द राइट क्वान्टिटी एंड एट द राइट प्राइस। सो अगर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर देखें तो जो हमारा मटेरियल्स है जिसको हम परचेज कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, कैसा मटेरियल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पक्का करता है यहाँ पे कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो हमारे लिए राइट है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, राइट टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, उसका क्वांटिटी राइट है कि नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ हमको एक राइट प्राइस पे मिल रहा है कि नहीं। तो मटेरियल के साथ साथ जब हम कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये भी होना चाहिए कि वो हमको एक मतलब राइट टाइम पे अवेलेबल हो, फिर राइट क्वांटिटी में मिले और उस पर हमको राइट प्राइस पे मिले। ठीक है, अ प्रॉपर परचेजिंग process helps reduce costs and avoid delays in production. The main steps involved in the purchase of material are given below. तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर यहाँ पे परचेजिंग प्रोसेस देखेंगे तो प्रॉपर परचेजिंग प्रोसेस अपना करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं और जो प्रोडक्शन में डिले होता है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है दिए गए जो कि हमको मटेरियल्स को परचेज करते समय मतलब ये होते हैं, ये सारे स्टेप्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। क्या ज़रूरत है ये पहचानना। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर मटेरियल्स। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस मटेरियल की हमको ज़रूरत है। डिफरेंट डिपार्टमेंट चेक दियर स्टॉक लेवल्स एंड डिसाइड व्हाट आइटम्स आर रिक्वायर्ड। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने चेक करते हैं कि उनके कितने स्टॉक लेवल बच रहे हैं, यानी कि उनके पास कितने जो भी मटेरियल है वो कितने अवेलेबल है, और उसके बाद वो अपने जो आइटम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए डिसाइड करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं। When the stock is low or new material are needed, a purchase required is prepared। और जब स्टॉक लो हो जाता है, कम हो जाता है या फिर कोई न्यू मटेरियल का हमको ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे हम परचेज रिक्वेस्ट प्रिपेयर करके देते हैं। ठीक है, सेकंड इज़ द परचेज रिक्वेशन। अ परचेज रिक्वेशंस इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट होता है जो सेंड किया जाता है किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट से आगे परचेजिंग डिपार्टमेंट को। It contains details such as the type of material, quantity, quality and the date by which the material are needed। और इसमें कुछ डिटेल्स होते हैं जहाँ पर किस तरह का मटेरियल चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए और कब तक वो मटेरियल की हमें ज़रूरत है, ये सारी डिटेल्स उसमें फिल होते हैं। दिस डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स द परचेजिंग प्रोसेस। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो कहीं ना कहीं परचेजिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। Next is the selection of suppliers. The purchasing department search for reliable suppliers who can provide good quality
मटेरियल्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अब यहाँ पे जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा वो सर्च करेगा एक रिलायबल सप्लायर को जो उनको गुड क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करे एक रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पे। सप्लायर्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, रेपुटेशंस, डिलीवरी टाइम एंड पास्ट परफॉर्मेंस। अब जो सप्लायर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है उनके कुछ फैक्टर्स के ऊपर देख करके, ठीक है, कि उनके फैक्टर्स कुछ हैं जो चेक किए जाते हैं, जैसे कि उनका प्राइस कितना है, क्वालिटी कैसी वो दे रहे हैं, उनका रेपुटेशन कैसा है मार्केट में पुराना, किस तरह से वो हमेशा अपने सप्लायर्स के रोल में सही उतरते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ देखा जाता है। फिर डिलीवरी टाइम कैसा है उनका, सही टाइम पे डिलीवर करते हैं कि नहीं, और पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि पिछला जो कभी उनसे कोई डिलीवरी लिया गया हो, फिर सप्लायर्स की तरफ से उनको रोल दिया गया हो तो वो अच्छे से उस पर काम किए हों कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को पहले देखा जाता है। नेक्स्ट इज द ऑब्टेनिंग कोटेशंस। सो द परचेजिंग डिपार्टमेंट इन्वाइट्स कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। अब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो अपने कोटेशंस को इन्वाइट करता है अलग अलग सप्लायर से। देज कोटेशंस कंटेन डिटेल अबाउट प्राइसेस, डिस्काउंट्स, पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी कंडीशंस। इन कोटेशंस में क्या होता है, तो सारे डिटेल्स होते हैं प्राइस के बारे में, उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या पेमेंट का टर्म होगा और डिलीवरी कंडीशंस क्या होंगे, ये सारे डिटेल्स उसमें फुलफिल होते हैं। कंपेयरिंग कोटेशंस हेल्प्स द कंपनी चूज द बेस्ट सप्लायर्स। अब जो यहाँ पे सप्लायर्स के जो कोटेशंस होते हैं उससे अब कंपनी को आसानी से यहाँ पे हेल्प होता है कि वो आसानी से चूज कर सके कि उनको कौन सा उनके लिए बेस्ट सप्लायर है और फिर वो उसको अपना मतलब यूज करेंगे, ठीक है, बिजनेस में। नेक्स्ट इज प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर। After selecting the suppliers, the company issue a purchase order. This is a legal document that includes the description of materials, quantity, price, delivery date, payment term, and other conditions. It acts as an agreement between the buyer and the seller. तो जब हम अपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम अपना परचेज ऑर्डर निकालते हैं, इशू करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं उनके मटेरियल का, क्वांटिटी का, प्राइस कितना होगा, डिलीवरी का डेट कब का होगा, पेमेंट के टर्म्स कैसे होंगे और भी बहुत सारे कंडीशंस। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो किसी बायर और सप्लायर के सेलर के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीविंग द मटेरियल्स। व्हेन द सप्लायर डिलीवर्स द मटेरियल्स, द रिसीविंग डिपार्टमेंट चेक्स द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द गुड्स। जब सप्लायर जो होता है वो अपने मटेरियल को डिलीवर करता है तो जो यहाँ पे रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है कि वो चेक करते हैं उसकी क्वांटिटी को और उसके कंडीशंस को कि जो गुड्स आए हैं उनकी कैसी क्वांटिटी है, कैसी उनकी कंडीशंस है। अ गुड्स रिसीव्ड नोट और रिसिप्ट इज़ प्रिपेयर टू कन्फर्म दैट द मटेरियल हैज़ अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो गुड्स है वो उसके साथ एक नोट होता है या फिर कोई रिसिप्ट होता है जो कि ये बताता है कि जो हमने मटेरियल भेजा है वो आप तक पहुँच गया है, ठीक है, और उसको वो कन्फर्म करते हैं। Next is inspection of materials. The received materials are inspected to ensure that they meet the required quality, standard and specification. अब जो मटेरियल रिसीव हुआ है उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा, उसको अच्छे से देखा जाएगा और ये पक्का किया जाएगा कि जो हमें क्वालिटी चाहिए, जिस तरह का स्टैंडर्ड्स हम खोज रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। If any defects or shortage are found, the material may be returned or replaced. अगर कोई भी डिफेक्ट उसमें पाया जाता है या फिर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे कि हमने कोई मटेरियल किसी क्वांटिटी में मंगवाया है और उतने क्वांटिटी में वो नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट्स है, ठीक है, तो उस मटेरियल को तुरंत रिटर्न कर दिया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस। द सप्लायर सेंड एन इनवॉइस फॉर पेमेंट। जो सप्लायर्स होते हैं वो अपने इनवॉइस भेजते हैं पेमेंट के लिए। The accounts department compares the invoice with the purchase order and the goods received note to verify that all details are correct. This helps prevent errors and frauds. तो यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है वो कंपेयर करते हैं इनवॉइस को अपने परचेज ऑर्डर से कि जितना उन्होंने ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से और जो उनके इनवॉइस हैं वो दोनों में अच्छे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ गुड्स के साथ जो रिसीव किया जाता है नोट वो वेरीफाई करने के लिए होता है कि सारा डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एरर्स और फ्रॉड से बचाता है। नेक्स्ट इज द पेमेंट टू सप्लायर्स। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म्स सच एज कैश, चेक और बैंक ट्रांसफ़र। तो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद जो पेमेंट्स हैं वो किए जाते हैं एग्रीड टर्म्स के अनुसार, ठीक है, जिसमें कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है या फिर बैंक से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। टाइमली पेमेंट हेल्प्स मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप्स विद सप्लायर। और टाइम के साथ पेमेंट करने से एक अच्छा रिश्ता बनता है सप्लायर के साथ कि उनको भी लगता है कि उनके जो काम उन्होंने दिए, जो भी उन्होंने अपने मटेरियल भेजे, उसके सही टाइम पे उनको डिलीवरी के बाद पेमेंट मिल गया, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे द परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट इंश्योर्स
स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये एक मटेरियल का परचेज करना बहुत सारे सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाता है, जहाँ पर एक स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन हो सके ये पक्का करता है। ईच स्टेप फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द नीड टू मेकिंग पेमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिटी मटेरियल एट द बेस्ट प्राइस। हर एक स्टेप यहाँ पे, चाहे वो हमको किस तरह के ज़रूरत है हमारे, ठीक है, मटेरियल का, उसका पेमेंट करने से लेकर के ये भी कि क्या हमको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, अपने मटेरियल का बेस्ट प्राइस पे, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। अ वेल मैनेज्ड परचेजिंग प्रोसेस हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट्स, मेंटेन प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वेल मैनेज्ड परचेजिंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर देखने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को कम करते हैं, प्रोडक्शन को एफिशिएंसी को मेंटेन रखते हैं और साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में हेल्प करता है, उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। So, centralized purchasing is a system in which all purchasing activities of an organization are handled by one central department or office। तो यहाँ पे अगर हम centralized purchasing का बात करें तो ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे purchasing activity जो होते हैं वो organizations के हैंडल किए जाते हैं एक सेंट्रल डिपार्टमेंट के या फिर सेंट्रल ऑफिस के थ्रू, ठीक है। इंस्टीड ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स बाइंग मटेरियल्स सेपरेटली, अ सिंगल परचेजिंग टीम मैनेज ऑल परचेजेस। तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यहाँ पे ब्रांच होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वैसा ना हो करके यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक सिंगल परचेजिंग टीम होता है जो सारे परचेज को मैनेज करता है, वही सेंट्रलाइज परचेजिंग कहलाता है। दिस सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन बेटर कंट्रोल ओवर बाइंग एक्टिविटीज़। और ये जो सिस्टम है ये खास करके उन जगहों पे किया जाता है जैसे कि किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर हॉस्पिटल में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि ये मदद करता है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में, ठीक है, बाइंग एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग। इसके क्या एडवांटेज हैं ये देखते हैं। फर्स्ट इज बल्क बाइंग एट लोअर प्राइसेस। द सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। दिस अलाउ द ऑर्गेनाइजेशंस टू रिसीव डिस्काउंट्स एंड लोअर प्राइस फ्रॉम सप्लायर्स, रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट। तो सेंट्रल परचेजिंग से क्या होता है कि हम किसी भी गुड्स को बाई करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमको एक अच्छा खासा डिस्काउंट या फिर लोअर प्राइस पे हमको चीज़ें मिल जाती हैं सप्लायर से, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉस्ट को कम करता है। सेकेंड इज़ द बेटर क्वालिटी कंट्रोल। अ सेंट्रल डिपार्टमेंट फॉलो फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स वाइल परचेजिंग। तो जो सेंट्रल डिपार्टमेंट होते हैं वो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के टाइम। दिस इंश्योर्स दैट ऑल डिपार्टमेंट्स रिसीव मटेरियल ऑफ द सेम क्वालिटी, इम्प्रूविंग कंसिस्टेंसी। और ये पक्का करता है कि जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक ही तरह का क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा और इससे कंसिस्टेंसी जो है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग इज मैनेज्ड बाय ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। सेंट्रलाइज परचेजिंग जो होता है उसको मैनेज कौन करते हैं, तो कोई भी ट्रेंड या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो वहाँ पे मैनेज करने के लिए होते हैं, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं वो देखने के लिए जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग काफ़ी ट्रेंड रहते हैं और एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। दियर नॉलेज हेल्प इन सेलेक्टिंग द बेस्ट सप्लायर्स एंड नेगोशिएट बेटर टर्म्स। तो उनके जो नॉलेज होता है वो मदद करता है बेस्ट सप्लायर्स को सिलेक्ट करने में और नेगोशिएट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन्स। Since all purchases are made through one department, management can easily monitor expenses, prevent unnecessary buying, and reduce the chances of fraud or misuse of funds. तो चूँकि यहाँ पे सारे परचेजेस जो हैं वो किसी एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहे हैं तो इसको मैनेजमेंट करना काफ़ी आसान है। साथ ही साथ इसको मॉनिटर करना कि क्या एक्सपेंसेस हुए हैं ये भी आसान है और उसके साथ साथ जो अननेसेसरी बाइंग है उसको भी ये रोकता है और रिड्यूस करता है फ्रॉड के चांसेस को और मिसयूज ऑफ फंड्स को भी कम करता है ये। तो ये सारे इसके कुछ फ़ायदे हैं। नेक्स्ट इज़ द अ स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप। रेगुलर एंड लार्ज ऑर्डर्स हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद सप्लायर्स। तो लगातार और बड़े बड़े ऑर्डर्स से एक अच्छा रिश्ता बनता है सप्लायर्स के साथ। एज अ रिजल्ट सप्लायर्स में प्रोवाइड बेटर सर्विस, टाइमली डिलीवरी एंड स्पेशल डिस्काउंट, जिसके रिजल्ट से हमको ये दिखता है कि जो सप्लायर्स है वो हमको बेटर सर्विस देता है, साथ ही साथ टाइमली अपना
प्रोडक्ट डिलीवर करता है और एक डिस्काउंट भी हमको वहाँ से मिलने की संभावना होती है, स्पेशल डिस्काउंट्स। अब इसके क्या डिसएडवांटेज हैं ये देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज परचेजिंग। फर्स्ट इन delay in purchasing. So even purchase request must go through the central office, which can take time. This may delay the supply of urgently needed material. चूँकि यहाँ पे जो हर एक परचेज होता है वो सीधा सेंट्रल ऑफिस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इसमें टाइम बहुत लगता है, और अगर हमें कोई अगर अर्जेंट नीड मटेरियल है तो उसमें हमको डिले हो जाता है। सेकेंड इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन नॉट मेक क्विक परचेजिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दियर इमीडिएट नीड्स। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कोई भी क्विक परचेजिंग डिसीजंस नहीं लेते हैं, जैसा कि उनको इमीडिएट ज़रूरत होता है। दे मस्ट डिपेंड ऑन द सेंट्रल डिपार्टमेंट विच में रिड्यूस इफिशियंसी। वो हमेशा अपने सेंट्रल डिपार्टमेंट पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इफिशियंसी में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज्ड वर्कलोड। द सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट हैंडल्स ऑल ऑर्डर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो यहाँ पे सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो सारे ऑर्डर्स को हैंडल कर रहे होते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के। अ हैवी वर्कलोड कैन लीड टू मिस्टेक्स, डिलेज एंड स्लोअर प्रोसेसिंग ऑफ परचेज रिक्वेस्ट। तो इस तरह से अगर हम देख सकते हैं कि हैवी वर्कलोड होने की वजह से मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, डिलेज होने की संभावना होती है, और जो प्रोसेसिंग है परचेज रिक्वेस्ट का वो भी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट इज द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नीड्स। द सेंट्रल ऑफिस में नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स। तो जो यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से मतलब समझ नहीं आती है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग ब्रांचेज या डिपार्टमेंट्स के। दिस कैन रिजल्ट इन द परचेज ऑफ अनसुटेबल और अननेसेसरी आइटम, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमको अनसुटेबल या फिर अननेसेसरी आइटम्स के परचेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स। आफ्टर परचेजिंग गुड्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लोकेशन और ब्रांचेज। अब परचेजिंग के बाद क्या होता है, गुड्स को पहुंचाने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं अलग अलग लोकेशंस और ब्रांचेज में। दिस कैन इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड रिड्यूस एडिशनल स्टोरेज अरेंजमेंट्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है और उसके साथ साथ एडिशनल हमको स्टोरेज अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं। तो कंक्लूजन में हम इसको बताएंगे, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग इज एन इफेक्टिव system that help organizations save money, maintain quality and exercise better control over purchasing activities। तो जो सेंट्रलाइज परचेजिंग है वो एक अच्छा बेहतर सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसको मदद मिलती है पैसों को बचाने में, क्वालिटी को मेंटेन करने में और साथ ही साथ बेटर कंट्रोल रखने में अपने परचेजिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। और ये खास करके उन जगहों पर यूजफुल है जैसे कि कोई बहुत बड़े बड़े संगठनों में जिनको ज़रूरत होती है एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स के और कॉस्ट एफिशिएंसी की। हाउएवर इट में ऑल्सो काउज डिलेज, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स। इसके साथ साथ ये क्या करता है, कभी कभी डिले भी लाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है और साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स भी लाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर देता है। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन शुड केयरफुली इवेलुएट देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल नीड्स बिफोर अडॉप्टिंग अ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन को ये ध्यान देना चाहिए कि वो अपने साइज को देखें, अपने स्ट्रक्चर को देखें, अपने ऑपरेशनल नीड्स को देखें किसी भी तरह से सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले। A balanced approach can help maximize the benefit while minimize the disadvantage। और एक बैलेंस अप्रोच को अपना करके हम अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने जो डिसएडवांटेज हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रलाइज जो परचेजिंग यहाँ पे चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, उसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कहीं ना कहीं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स नीड्स। So the cost accounting is a branch of accounting that records, classifies, analyze and control the cost of producing goods or providing services। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, क्लासीफाइज करता है और एनालाइज करता है, साथ ही साथ कंट्रोल करता है कॉस्ट को किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन या फिर सर्विस के प्रोवाइड करने में। ठीक है, इट हेल्प्स अ बिजनेस नो हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये बिजनेस में हेल्प करता है जानने में कि कितने पैसे हमने खर्च किए मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर और दूसरे चीज़ों में अपने प्रोडक्शन के दौरान।
द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड हेल्प मैनेजमेंट मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। जो मेन पर्पज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये होता है कि हमको एक्चुअल जो कॉस्ट है वो हमको कैलकुलेट करना होता है अपने प्रोडक्ट का या फिर जो सर्विस हमने दी है उसका, और ये मैनेजमेंट और बेटर बिजनेस डिसीजन को लेने में हमें मदद करता है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। ये हेल्प करता है, हमको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है हमारे कॉस्ट के बारे में, जिससे कि हम अपने वेस्ट को कम करें और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोल एक्सपेंस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। तो अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जहाँ पर ये कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है किसी भी जो भी हमारे मतलब मटेरियल है, गुड्स है, सर्विसेज हैं, उनके कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे एक्सपेंस को कंट्रोल करता है और हमारे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब क्यों इसका ज़रूरत है ये समझते हैं। नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इट हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड कॉस्ट्स एंड यूज रिसोर्सेज वाइजली। ये मैनेजर्स को मदद करता है ये समझने में कि उसके कॉस्ट कितने हो रहे हैं खर्च, और वो अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। द मेन नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एक्सप्लेन्ड बिलो। और इसके जो मेन नीड्स हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज अननेसेसरी एक्सपेंस एंड हेल्प रिड्यूस देम। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ये पता लगाता है कि क्या हमारे मतलब बेफिजूल की खर्ची हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इट अलाउज मैनेजमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट्स एंड इम्प्रूव इफ़िशियंसी। ये अलाउ करता है कि मैनेजमेंट किस तरह से अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है और उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकता है। सेकेंड इज डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इट कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ये कैलकुलेट कर सकता है कि एग्जैक्ट कितना कॉस्ट लग रहा है हमारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में। दिस हेल्प्स बिजनेस नो हाउ मच ईच प्रोडक्ट कॉस्ट। और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है बिजनेस में ये पता लगाने में कि हर प्रोडक्ट का हमारा कितना कॉस्ट आ रहा है, जिससे हम ये पता लगा लेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर हम कितना लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पता लगाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द असिस्ट इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइसेस। बाई नोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस कैन डिसाइड अ सुटेबल सेलिंग प्राइस दैट कवर्स कॉस्ट्स एंड अर्न्स अ रीजनेबल प्रॉफिट। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉस्ट कितना है किसी भी प्रोडक्शन का, तो बिजनेस के अंदर हम एक सुटेबल सेलिंग प्राइस रख करके अपने जो भी हमारे जो कॉस्ट हैं उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ एक रीजनेबल प्रॉफिट भी हम अर्न कर सकते हैं। तो अगर हमें पता रहेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का कितना प्राइस है उसके बनने में, तो हम उसको अपने सेलिंग प्राइस को अच्छे से उससे बेहतर इम्प्रूव करके हम कुछ अपना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट इज द इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एज ए रिजल्ट द बिजनेस कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मदद करता है वेस्ट को कम करने में, अननेसेसरी स्पेंडिंग को अवॉइड करने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। नेक्स्ट इज द सपोर्ट्स बिजनेस प्लानिंग। It provides useful cost informations that helps management prepare budgets, estimate future costs and make effective business plans। तो जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी यूजफुल हो जाता है और मैनेजमेंट करने में, हमारे बजट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ फ्यूचर कॉस्ट को ये एस्टिमेट करता है और हमारे बिजनेस प्लान्स को इफेक्टिव बनाता है। सो नेक्स्ट देखेंगे helps in decision making. Managers use cost accounting information to decide whether to produce a product, discontinue it, buy material from outside और introduce new products। तो यहाँ पे क्या करता है, मैनेजर्स को यूज करके कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये डिसाइड करने में हेल्प होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना है, उसको डिसकंटिन्यू करना है, या फिर हमको मटेरियल आउटसाइड से लेना है, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट्स हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द मेजर्स बिजनेस परफॉर्मेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग कंपेयर्स एक्चुअल कॉस्ट्स विद प्लान कॉस्ट्स। तो ये हमको ये पता लगाने में हेल्प करता है कि जो हमने अपना कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमने अपना एक्चुअल कॉस्ट किया था और जो हमने प्लान कॉस्ट रखा था पहले से, उसमें क्या हमको डिफरेंस आया है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं।
दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज़ वेयर परफॉर्मेंस इज़ गुड एंड वेयर इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड। और इससे हमें मदद मिलता है ये पता लगाने में कि किस क्षेत्र में हमको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है और किस क्षेत्र में हमको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब किसी क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ, और किसी में अगर हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको हम वहाँ पे काम करके उसको बेहतर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स इन्वेंट्री। इट कीप्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। उसके साथ साथ ये रिकॉर्ड्स रखता है रॉ मटेरियल्स का, क्या जो काम हो रहा है उसका, और साथ ही साथ जो काम हो गया है यानी कि फिनिश्ड गुड्स है उनका। दिस प्रिवेंट्स शॉर्टेज, आउट ओवर स्टॉकिंग एंड वेस्टेज, जो कि हेल्प करता है यहाँ पे शॉर्टेज होने से रोकता है। ठीक है। ओवर स्टॉकिंग होने से बचाता है और वेस्टेज होने से भी यहाँ पे रोकता है। ठीक है, कि कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियल ना हो जाए जिससे कि हमारा वेस्टेज हो जाए, ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। ठीक है, या फिर शॉर्टेज भी ना हो। तो इन सब चीज़ों पे भी ये ध्यान देता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इफिशियंसी। बाय एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल्स एंड मशीनरी, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इम्प्रूव द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजेज ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एनालाइज करके लेबर का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मदद करता है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करने में और ओवरऑल हमारे एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। एंड द लास्ट इज द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस। इट सप्लाइज important cost data for preparing financial reports and helps management make informed investment and production decisions। तो यहाँ पे ये क्या करता है, सप्लाइज को इम्पॉर्टेंट कॉस्ट डेटा यहाँ पे ये प्रिपेयर करके अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है, जो कि मैनेजमेंट को मदद करता है अपना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन डिसीजंस को लेने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल टूल फॉर मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट। तो मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही एक ज़रूरी एक टूल बन जाता है। इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट्स, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेज, फिक्सिंग प्राइसेज, ठीक है, इम्प्रूविंग प्रॉफिट्स एंड मेकिंग बेटर डिसीजंस। तो ये मदद करता है हमको कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, प्राइसेस को फिक्स करने में, अपने प्रॉफिट्स को बेहतर करने में और साथ ही साथ बेटर डिसीजंस हमको लेने में। By providing accurate cost information, it enables businesses to operate efficiently and achieve long-term success। तो एक accurate cost information प्रोवाइड करके हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं और efficiently ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी अचीव कर सकते हैं। Therefore, cost accounting plays a vital role in the growth and development of any organization। इसलिए किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ टाइम बुकिंग। डिस्कस द पर्पजेस एंड मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो टाइम बुकिंग क्या होता है, इसके क्या पर्पज़ और मेथड होते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम समझाएंगे। सो द टाइम बुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाई वर्कर्स ऑन डिफरेंट जॉब्स, टास्क्स और एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संगठन के अंदर कितने समय कोई वर्कर है जो लगा रहा है अपने जॉब में, किसी टास्क में या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ में, इन सभी को रिकॉर्ड करना, ठीक है, यही प्रक्रिया टाइम बुकिंग कहलाता है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू नो हाउ मच टाइम एम्प्लॉय स्पेंड ऑन ईच जॉब एंड कैलकुलेट लेबर कॉस्ट एक्यूरेटली। इसमें मैनेजमेंट जो है उसको मदद मिलता है ये पता लगाने में कि कितना समय कोई एक एम्प्लॉय जो है वो किसी भी काम में लगा रहा है, ठीक है, जिससे कि उसका जो लेबर कॉस्ट है उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सके। टाइम बुकिंग इज़ अ मेनली यूज इन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, वर्कशॉप एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेबर। तो जो टाइम बुकिंग होता है वो खास करके फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है, वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि अलग अलग जो काम है उसके लिए अलग अलग समय देना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग लेबर भी लगता है। तो इसके मीनिंग को हम समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम बुकिंग। द टाइम बुकिंग मीन्स कीपिंग अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द टाइम दैट एन एम्प्लॉयज स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर जॉब और ऑपरेटिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो टाइम बुकिंग का मतलब होता है कि एक डिटेल रिकॉर्ड रखना टाइम का, कि कितना एम्प्लॉय जो है वो अपना समय बिता रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर काम में या फिर किसी भी अपने वर्किंग आवर में ऑपरेशन के दौरान। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टाइम कीपिंग। ये टाइम कीपिंग से बिल्कुल अलग है। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड द टोटल अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स, while time booking record the time spent on each specific job।
अगर हम टाइम कीपिंग का बात करें तो ये टोटल अटेंडेंस जो होता है वर्कर्स का वो रखता है, ठीक है, कि कितने लोग हैं, कितने वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ द टाइम अटेंडेंस, टोटल अटेंडेंस, ठीक है। और वही अगर टाइम बुकिंग की बात करें तो ये एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम स्पेंड किया हुआ किसी भी काम के ऊपर, उसको ये रिकॉर्ड रखता है। एग्जांपल समझेंगे, इफ़ ए वर्कर इज़ प्रेजेंट इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to 5 PM बट स्पेंड 3 hours ऑन अ जॉब A एंड 5 hours ऑन जॉब B, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड्स देज 3 and 5 hours सेपरेटली। तो अगर कोई वर्कर है किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है 9 बजे से सुबह में 5 बजे शाम तक, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटा किसी एक काम पे काम कर रहा है, ए काम पे, और 5 घंटा किसी बी काम पे के लिए काम कर रहा है, तो उसका टाइम बुकिंग में जो रिकॉर्ड होगा वो 3 घंटा और 5 घंटा अलग अलग रखा जाएगा। अब इसका क्या पर्पज़ होता है टाइम बुकिंग का, ये देखते हैं। फर्स्ट, टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट। टाइम बुकिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब और प्रोडक्ट, दिस मेक्स कॉस्ट कैलकुलेशन मोर एक्यूरेट। तो टाइम बुकिंग से क्या होता है, मदद मिलता है ये जानने में, ये पता लगाने में कि हर एक जॉब का जो अलग अलग कॉस्ट है, ठीक है, या फिर किसी प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट है, उसके हिसाब से लेबर कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, और ये कैलकुलेट करता है एक्यूरेट अपने कॉस्ट को। जैसे अब यहाँ पे हम देखें जॉब ए और जॉब बी है, तो जैसे कि जॉब ए में अगर 1 घंटे काम करने का प्राइस 100 रुपया है, तो अगर किसी ने 3 घंटे काम किया तो उसको 300 रुपये मिलेंगे। वही अगर जॉब बी में 1 घंटे काम करने का प्राइस, बी में 1 घंटे काम करने का प्राइस 50 रुपया है, तो अगर यहाँ पे 5 घंटे काम किया है तो बस ये मिलेगा, तो टोटल इसको 550 मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ अकेले अगर किसी एक पर डे का अगर देखते तो वहाँ पे 5 और 3 8 आवर्स का इंटू 100 अगर होता तो इस डायरेक्ट 800 मिलता, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे एक्यूरेटली हमको मिल रहा है कि कितना कॉस्ट हमको देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ये हेल्प करता है ये पता लगाने में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द टू मेजर एम्प्लॉयज इफिशियंसी बाई कंपेयरिंग द टाइम टेकन विद द स्टैंडर्ड टाइम, मैनेजमेंट कैन जज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। तो यहाँ पे टाइम को कंपेयर करके कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कितना टाइम ले रहे हैं किसी जॉब को करने में, उसको स्टैंडर्ड टाइम के साथ कंपेयर करके ये मैनेजमेंट पता लगाती है कि वर्कर जो है वो कितने इफिशिएंटली हैं, उसकी कितनी इफिशिएंसी है, कितने इफिशिएंट हैं वो अपने काम के लिए। नेक्स्ट, टू कंट्रोल वेस्टेज ऑफ टाइम, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई आइडल टाइम और अननेसेसरी डिलेज, अलाउइंग मैनेजमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उसके साथ साथ ये आइडल टाइम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जहाँ पर जो अननेसेसरी डिले है उसको ख़त्म करता है, जिसके वजह से मैनेजमेंट को हेल्प होता है कि वो प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सके। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर पे रोल्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्डेड टाइम इज़ यूज टू प्रिपेयर वेज शीट्स एंड मेंटेन प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जो टाइम रिकॉर्डेड टाइम है वो यहाँ पे हेल्प करता है ये बनाने में अपना वेज शीट्स, ठीक है, कि जो वहाँ पे लेबर्स हैं उनके वेज का यहाँ पे शीट्स तैयार करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट, टू एस्टिमेट फ्यूचर जॉब्स, पास्ट टाइम रिकॉर्ड्स हेल्प इन एस्टिमेटिंग द लेबर टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर सिमिलर जॉब्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे टाइम रिकॉर्ड, जो पुराना जो टाइम रिकॉर्ड होता है उससे क्या होता है, हेल्प मिलता है कि हम आगे वाले किसी जॉब के लिए अगर जाते हैं तो उसमें हमारा क्या लेबर टाइम होगा, कितना हमको कॉस्ट मिलेगा उस जॉब के लिए, ये हमको हेल्प देता है। अब इसके क्या मेथड्स होते हैं टाइम बुकिंग का, ये समझते हैं। फर्स्ट इज जॉब कार्ड मेथड। इन दिस मेथड ईच वर्कर रिसीव अ जॉब कार्ड ऑन विच द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ए जॉब इज रिकॉर्डेड। तो एक जॉब कार्ड मेथड होता है जहाँ पे हर एक वर्कर को एक जॉब कार्ड दिया जाता है, जहाँ पर उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम जो होता है जॉब का रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ए कारपेंटर स्टार्ट मेकिंग अ टेबल at 10 AM and finish it at 2 PM. The job card records 4 hour for the job. अब एक कारपेंटर कोई है, ठीक है, बढ़ई, ठीक है, वो अगर कोई टेबल बना रहा है और उसने स्टार्ट किया टेबल बनाना 10 बजे सुबह में और उसको वो 2 बजे दोपहर में ख़त्म करता है, तो उसका जो जॉब कार्ड होगा उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा कि 4 आवर उसने जॉब किया। नेक्स्ट इज़ द डेली टाइम शीट। वर्कर्स रिकॉर्ड ऑल द जॉब्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द डे अलॉन्ग विद द टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब। वर्कर्स जो होते हैं वहाँ पे अपने सारे जॉब्स को रिकॉर्ड करते हैं, अपने पूरे दिन के किए हुए कामों को, जहाँ पर वो कितने समय किस जॉब पे बिताए हैं वो सारे उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, अ मैकेनिक वर्क 2 आवर रिपेयरिंग ए बाइक, 6 आवर रिपेयरिंग ए कार, बोथ टाइमिंग आर इंटर्ड इन द डेली टाइम शीट। अब कोई मैकेनिक जो है वो 2 घंटे किसी बाइक को रिपेयर करने में लगाता है, 6 घंटे किसी कार को रिपेयर करने में लगाता है, तो वो दोनों टाइमिंग को अपने डेली टाइम शीट के अंदर इंटर करेगा।
नेक्स्ट इज वीकली टाइम शीट. द टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट जॉब्स इज रिकॉर्डेड फॉर द इंटायर वीक इंस्टीड ऑफ एवरी डे. इट इज़ यूजफुल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे हर दिन हम टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बजाय हमने क्या किया, एक वीकली टाइम शीट लगा दिया जहाँ पे हम वीक पे अपने जॉब्स को सारा एंटर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए हेल्प करता है. जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी कार को ही पूरा मतलब मान लो कि अच्छे से काम करना है कार के ऊपर. ठीक है, तो इसमें हमको काफ़ी लंबा अगर टाइम लग रहा है, पूरा मतलब मान लो इसके इंजन को खोलना है या फिर जो भी कुछ है, बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसके लिए एक वीक का मान लो समय लगता है. तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक वीक टाइम शीट होगा, उसको यूज किया जाएगा. ठीक है, कि कितने वीक में ये हो रहा है, कबर 1 वीक लग रहा है, 2 वीक लग रहा है. ठीक है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो होगा वो इसके अंदर आएगा. नेक्स्ट इज कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड. दिस मेथड combines attendance details and job details in one card, reducing paperwork and making रिकॉर्ड कीपिंग ईजियर. अब यहाँ पे क्या होता है, इस मेथड के अंदर दोनों चीज़ होते हैं कंबाइंस. एक तो अटेंडेंस का डिटेल होता है और जॉब का डिटेल्स होता है एक ही कार्ड के ऊपर, जो कि पेपर वर्क और रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाता है. ठीक है, पेपर वर्क को कम करता है, रिकॉर्ड कीपिंग को बेहतर बनाता है. ठीक है, कंक्लूजन में हम बताएंगे, टाइम बुकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट जॉब्स. तो टाइम बुकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जहाँ पर टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग जॉब के लिए, कि कितना जॉब पे कितना टाइम दिया जा रहा है. इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग लेबर कॉस्ट्स, इम्प्रूविंग इफिशियंसी, कंट्रोलिंग आइडल टाइम एंड मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. ये मदद करता है कि लेबर का जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने में, उसकी इफिशियंसी को बेहतर करने में, एक आइडल टाइम को कंट्रोल करने में और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में. By using methods like job cards, daily timesheets, weekly timesheets, and combined cards, organization can manage their workforce effectively and increase productivity. तो अलग अलग तरह के मेथड्स अपना करके, जैसे जॉब कार्ड्स का यूज करके, डेली टाइमशीट का इस्तेमाल करके, वीकली टाइमशीट का इस्तेमाल करके या फिर कॉम्बाइन कार्ड का इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपने वर्कफोर्स को इफेक्टिवली तरीके से, और साथ ही साथ अपने प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं. तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि आपके किसी भी वर्कफोर्स के अंदर आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने आज के सेशन को, दैट इज़ BCOC 138 को कंप्लीट कर लिया. अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस मिलते रहते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं, नोटिफिकेशंस आपको बताए जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हैं हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जा करके, जहाँ पर से आप आसानी से गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हैं. या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं और हमारे गेस्ट पेपर से प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय बाय.